लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक तक आए थे बेटा। चलो डाइलेक्ट्रिक वाले ही कुछ और क्वेश्चन करें, है ना बेटा। आधे घंटे पढ़ना हम लोग को है और 1 घंटे डिस्कस करना है ना बच्चा। चल देख क्वेश्चन, देख बच्चा, जहां तक पढ़े थे बेटा हम लोग वहीं से आगे की बात करते हैं। ओके बच्चा, देखो ईएमएफ जाई, ये कैपेसिटेंस सी, ठीक है बेटा। द कैपेसिटर is the capacitor is provided a dielectric of same size, डाइलेक्ट्रिक का साइज सेम है, of dielectric constant K, dielectric constant K inserted slowly, ठीक है बेटा। find work done in inserting डाइलेक्ट्रिक बना। हाँ ये पहला क्वेश्चन है बच्चा, कर। लाइट, लाइट यागामी, बोलो बच्चा क्या बोलना है। हाँ बेटा सिट करेंगे डिस्कस, पहले पढ़ लेते हैं आधे घंटे। लाइट बोलना है बेटा, कुछ नहीं बोलना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के छूट गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट के, चलो बनाओ। होमवर्क क्या था वो तो मुझे भी याद नहीं है। होमवर्क क्या था बच्चा। हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 यही था, पूरा ही होगा तो बेटा। हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कैपेसिटेंस अप टू सेक्शन डी। ओके, हाँ कर दूंगा बेटा, अपलोड कर दूंगा। बनाओ बनाओ इसको बनाओ। ये बच्चा कुछ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई। हाफ सीजा स्क्वायर के -1 सही है तुम्हारा। लास्ट माइनस सी क्यों लिखे हो, लास्ट वाला चेक कर लो, माइनस सी क्यों लिखे हो अमित, देखो एक बार। चैनल नेम
भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। भेज दिया। अर्जित का आंसर आया CJ²/2। हाँ करेंगे बेटा, करेंगे डिस्कस। बहुत लोग का आंसर आया है। सही आंसर आया बेटा, सही आंसर है तुम्हारा। देखो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देख बेटा, अगर कहा जाए बिफोर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, देखते बेटा, डाइलेक्ट्रिक यूज करने से पहले कैपेसिटर में हमारा एनर्जी कितना रहा होगा बेटा? तो कहोगे क्यू इनिशियल रहा होगा बेटा C इंटू जाई, ठीक है। और यू इनिशियल ये होगा बेटा हाफ C जाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आफ्टर आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद, तो देख बेटा C वो बन जाएगा हमारा C इंटू के, कैपेसिटेंस केटेंस बढ़ गया ना बेटा। इसका मतलब नया चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू फाइनल, ये हो जाएगा सी के इंटू जाई, ठीक है। तो पहले बेटा इतना चार्ज, अभी इतना चार्ज, है ना। तो देखो बेटा चार्ज फ्लो कितना किया, तो कहोगे चार्ज फ्लो हमारा किया बेटा Q इक्वल टू क्यू एफ माइनस क्यू वाई, ये हो जाएगा बेटा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा? सी जाई के माइनस 1, ठीक है बेटा। इसका मतलब बताओ कि सेल ने कितना वर्क डन किया, तो कहोगे सेल ने वर्क डन किया बेटा क्यू जाई इज इक्वल टू सी जाई स्क्वायर के माइनस 1। बोलो बच्चा, होगा? ये बात समझे? आगे देखो बच्चा, कैपेसिटर का बोलोगे अगर यू फाइनल कितना हो जाएगा? क्यू फाइनल स्क्वायर बाई 2C, ये हो जाएगा हाफ सी के इंटू जाई स्क्वायर। तो डेल्टा यू कितना हो गया बेटा? यूएफ माइनस यू आई, ठीक है। तो यूएफ माइनस यू आई करो, ये हो जाएगा हाफ सी जाई स्क्वायर के माइनस 1, ठीक बेटा। आगे देखो, अब लिखोगे डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सेल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच, ठीक बेटा, फोकस करना रे। अब देख बेटा कैपेसिटर में कहा गया है स्लो इंसर्शन, तो अगर हम लोग बेटा डाइलेक्ट्रिक को स्लोली इंसर्ट करेंगे, स्लोली इंसर्ट करेंगे बेटा, तो धीरे धीरे इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा इतना ही चार्ज फ्लो करने के लिए सफिशियंट टाइम लेंगे हम। इतना ही चार्ज फ्लो करने के लिए टाइम अगर सफिशियंट लिया बेटा हमने, इसका मतलब बहुत लो करंट है, बहुत लो करंट है, और सर्किट में रेजिस्टेंस भी बहुत लो है बच्चा। इसका मतलब हीट जो होगा बेटा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बोलो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पहले से है ही नहीं, है ना। और टाइम भी हमने बहुत ज्यादा लिया, तो करंट भी बहुत कम होगा। इसका मतलब हीट भी क्या है? टेंडिंग टू जीरो। आगे देखो बच्चा, अब लिखोगे डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू सेल। डेल्टा यू हमारा ये है बेटा, और डब्ल्यू सेल हमारा ये है। इसका मतलब माइनस हाफ सी आई स्क्वायर के माइनस 1। क्या दिखा बेटा? नेगेटिव वर्कडन आया। कल भी हमारा नेगेटिव वर्कडन आया था बच्चा, आज भी नेगेटिव आया है ना। कल भी देखा था हमने कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का वर्कडन नेगेटिव, आज भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का वर्कडन नेगेटिव बेटा, ठीक है ना।
सेम क्वेश्चन नहीं था बेटा कल सर्किट में बैटरी नहीं था बच्चा, है ना। लिखो, बताता हूं नेगेटिव क्यों है, वह लिख लो। हीट जीरो इसलिए बेटा, हीट जीरो इसलिए क्योंकि करंट ही बहुत जीरो है और रेजिस्टेंस ही बहुत जीरो है। श्रेष्ठ बता तो दिया बेटा, करंट बहुत कम, हीट बहुत कम। इलेक्ट्रिक में क्या है देखो, मान लो एक कैपेसिटर, मान ले बेटा एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जो लंबाई है प्लेट का बेटा वो एल है और ये अंदर की है जो वो बी है, लंबाई एल और चौड़ाई बी। ठीक, यहां से एक सेल लगाया और जोड़ दिया कैपेसिटर को, ये स्विच बेटा, है ना। चलो स्विच ऑन है, ठीक है। इमेजिन करो इस कैपेसिटर में हम बेटा कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिन कर बेटा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हुए, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हुए अभी हम लोग एक्स की दूरी तक इंटर कर पाए हैं। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किए, लेकिन अभी हम लोग बेटा एक्स दूरी तक इंसर्ट कर पाए, इसके मतलब अभी भी एल माइनस एक्स इंसर्ट नहीं हुआ। तो देख बच्चा इस डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, है ना, तो अभी देखो बेटा इसमें बन गए दो कैपेसिटर, एक बन गया बेटा यहां से लेकर के यहां तक और एक बन गया यहां से लेके यहां तक, है ना बेटा। तो देखो इस वाले को देखो तो कहोगे ये हमारा डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा हुआ। तो डाइलेक्ट्रिक वाले हिस्से क्या लिखोगे कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक वाले हिस्से का ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। एरिया कितना देखो इसका, तो कहोगे एक्स इंटू बी एरिया एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ठीक बेटा, और ये देखो एयर वाला डाइलेक्ट्रिक, तो एयर वाला कितना हुआ डाइलेक्ट्रिक, ये हुआ एल माइनस एक्स इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक बेटा, और ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन है ना बेटा, पैरेलल। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी एयर प्लस सी डाइलेक्ट्रिक, दोनों को ऐड करो बेटा, तो दोनों में बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन हो जाएगा बेटा। बाकी बच जाएगा क्या, यहां बच गया एक्स के, है ना बेटा, इधर बच गया हमारा एल माइनस एक्स। ठीक है, तो हो गया बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वन प्लस एक्स ऑफ के वन माइनस के। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैपेसिटेंस है और ये हमारा सेल है बेटा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट सॉरी हाफ सी जाई स्क्वायर, इसका मतलब हाफ, इसका मतलब हो गया बी एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, बी एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, है ना बेटा, इंटू जाई स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स ऑफ वन माइनस के। ठीक है बेटा, तो ये अगर हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। डिफरेंशिएट कर ले तो हो जाएगा एफ इक्वल टू बी एप्सिलॉन नॉट जाई स्क्वायर बाई 2d के माइनस 1। ठीक है बेटा, तो इतने फोर्स से कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अंदर की ओर खींचता है। ठीक है बेटा, लिख ले इसको, कैसा फोर्स होता है बेटा, तो कहेगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन के फोर्स से अंदर खींचता है। लिखो, हाँ के माइनस वन हो जाएगा बेटा, सॉरी के माइनस वन होगा, ये भी के माइनस वन होगा, ये भी के माइनस वन होगा, है ना बेटा, और ये नेगेटिव आएगा ना,
माइनस साइन रह जाएगा। माइनस शो क्या करता है? माइनस शो करता है बेटा अट्रैक्शन। अब डिस्कस करेंगे बच्चा। बोलो अमन। सर इसके अंदर सर ये अंदर की तरफ क्यों खींच रहा है इसे, ये समझ नहीं आया। बताना बेटा। कोई भी सिस्टम अपने आप को चेंज करता है तो किस पर्पस से, क्यों चेंज करता है? सर उसके ऊपर कोई फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे तभी चेंज करेगा। ऐसे नहीं बोलो बेटा, बोलो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। हमेशा सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। यस सर। समझे बेटा? है ना? हम्म तो देखो बेटा, अगर कोई कैपेसिटर मान लिया जाए सिस्टम, तो उसके हम्म ऊपर चार्ज हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c एनर्जी हो गई। हम्म अगर c बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी? हाँ, क्यू स्क्वायर बाई 2c में c बढ़ गया तो एनर्जी घट रही है ना? यस सर। अब समझ में आया? यस सर। यस ओके। c बढ़ाना क्यों रहा था? कि एनर्जी उसकी घटे। सर इसके अंदर ये चार्जेस रेजिस्ट नहीं करेंगे कैसे? जो चार्ज फ्लो हो रहा है उन्हें ये रेजिस्ट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक जाने से। हाँ, डाइलेक्ट्रिक में कोई रेजिस्टेंस हो सकता है बच्चा, बिल्कुल। तो सर वो रेजिस्ट करेगा ना जाने के लिए, तो सर इसको डालेंगे तो चार्जेस इसको। फ्रिक्शन बोल रहे हो? हाँ। फ्रिक्शन फोर्स। हम्म हो सकता है बेटा फ्रिक्शन। तो मान लो कि बहुत छोटा सा गैप है ताकि उसको टच नहीं कर रहा हो बच्चा। यस सर। ओके है सर। ना? हर्षित बोलो। सर हाँ, सर ये सीरीज में जब होते हैं तो अपन 1/, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं या प्लस वाला लगाते हैं कैपेसिटर में? नहीं समझ में आया, फिर से बोलो एक बार। सर जैसे इसमें कैपेसिटर पैरेलल में है तो हमने प्लस का रहना। भाई अगर पैरेलल में है तो क्या लगाया? C बराबर C1 प्लस C2। तो सर इसका हाँ, उल्टा होता है उससे, क्या बोलते हैं, करंट सीरीज में। इलेक्ट्रिसिटी वाले से। हाँ, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट में उल्टा फॉर्मूला होता है, सही बात। ओके सर। हम्म। संकेत। सॉरी सर, गलती से हाथ खड़ा था क्या बेटा? सर। गलती से खड़ा था सर, पहले से ही खड़ा था। ओके बच्चा। रेजोनाइट बोलो भाई। रेजोनाइट को टाइट बोलो, क्या बोलना है? नहीं बोलना है। चलो बेटा सीट निकालो अब। हीट ट्रांसफर की सीट। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। आज का होमवर्क वही है बेटा कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। आज का होमवर्क वही है, एक्सरसाइज 1 कैपेसिटेंस का कंप्लीट करना है बच्चा। ठीक है? फोर्स पे क्वेश्चन होंगे लेकिन बेसिक क्वेश्चन होंगे बेटा, बन जाएगा तुमसे। अभी थ्योरी और बची है थोड़ी सी, एक क्लास लगेगा और इसमें। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3, देवेश जैन को क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3। A composite block is made of slab A, B, C, D, E of different thermal activities given in terms
of constant K and sizes as shown in the figure. All slabs are of same width. Heat Q flows only from left to right through the blocks. Then in steady state क्या होगा? देखो बच्चा, देखो बेटा, जो ए वाला पार्ट है उससे हमारा हीट ऐसे आ रहा है. हीट अगर ऐसे आ रहा है बेटा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 2K हो गया बेटा इसका, L बाई के ना बेटा. तो लंबाई ये दिया हुआ है L, तो L बाई के ए, के इसका हो गया 2K इंटू एरिया. ठीक है, एरिया कितना है देखो, साइजेस लेंथ. चौड़ाई के बारे में देखो बेटा, चौड़ाई में टोटल हमारा है लेंथ 4L, और मान लो अंदर की और चौड़ाई है B, तो ये हो गया बेटा 4L और इंटू B, तो L कट गया, तो ये हो गया 1/8 KB. ठीक है, अब चलो रेजिस्टेंस ऑफ B. B का रेजिस्टेंस, B हमारा यहाँ लगा है बच्चा. B वाले का देखो बेटा रेजिस्टेंस हो जाएगा, B का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा, लंबाई कितनी 1L to 5L, तो हो गया 4L डिवाइडेड बाई के हमारा इसका 3K. एरिया कितना, एरिया हमारा, तो ये लंबाई है बेटा L और ये चौड़ाई है B, तो ये हो गया L कट गया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया बेटा 4/3KB. अब जो रेजिस्टेंस ऑफ C, रेजिस्टेंस ऑफ C कितना हमारा होगा बेटा, ये C का रेजिस्टेंस, C वाला रेजिस्टेंस यहां तक बेटा, यहां तक का रेजिस्टेंस C के लिए, ये लंबाई है बेटा 4L, ये लंबाई है 4L डिवाइड बाई के हो गया इसका 4K इंटू एरिया. तो ये हमारा कितना है देखो, ये है L से 3L, तो ये हो गया 2L और चौड़ाई इसका है B, तो 2L से कट गया 2 टाइम्स और 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2KB. ठीक है, अब देखो ये डी नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ D, रेजिस्टेंस ऑफ D कितना होगा, L लंबाई कितनी है इसकी, ये हो गया बेटा 4L डिवाइड बाई K इंटू ए, ये हो गया बेटा 5K इंटू एरिया. एरिया हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हमारी है लंबाई L, ये लंबाई है L और ये है B, L कट गया, तो ये हो गया 4/5KB होगा बेटा. अब देखो E वाले में, अब हमारा अगला रेजिस्टेंस, ये हमारा E के लिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ E इक्वल टू, ये हमारा है बेटा L बाई के हो गया 6K इंटू ये हो गया बेटा, ये हमारा है L और चौड़ाई मैंने मान ली B, तो हो गया L बाई 1/6KB, है ना बेटा. तो अब देखो इस सब को बेटा सर्किट में कन्वर्ट करो, सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस A. अब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल में, ये है B, ये है C, ये है D. अब यहां से हमारा ये रेजिस्टेंस और हो गया, ये हमारा है E. ठीक है बेटा, अब कहता है इससे अगर हीट फ्लो करेगा तो, पहला सवाल कहता है बेटा हीट फ्लोज थ्रू A एंड E आर स्लैब सेम. कहता है बेटा A और E में हीट फ्लो सेम होगा. सही बात ना बेटा, जो हीट यहां से जाएगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वापस जुड़ के सेम हो जाएगा. इसका मतलब इन दोनों में सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया. बी चलो, हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, तो बेटा ई और ए का बराबर होगा ना, तो हीट फ्लो हमारा मैक्सिमम होगा, ये भी सही है.
फिर कहता है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट, कहता है टेम्परेचर डिफरेंस ई के क्रॉस सम से कम बेटा। तो देख टेम्परेचर डिफरेंस वहां सबसे कम होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो। टेम्परेचर हो गया पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर, है ना बच्चा, है ना। तो देखो इन दोनों में E और A को देखो, E को देखो बेटा और A को देखो। तो E और A में क्या दिख रहा है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कम है ना बच्चा, इसका रेजिस्टेंस कम है ना। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इससे कम है इसका मतलब इन दोनों में करंट सेम बेटा और इसका रेजिस्टेंस कम, तो इसका डिफरेंस कम ना होगा बेटा, ए का डिफरेंस कम होगा ना। इसका मतलब हमारा सी गलत, सी गलत। डी देखो हीट फ्लोज थ्रू सी इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू बी प्लस हीट फ्लो थ्रू डी। देखते हैं बच्चा, देखो तो अगर बात करनी है मुझे किसकी, बात करनी है सी बी और डी की, इन तीनों की बात करनी है बच्चा, है ना। तो देख पा रहे होगे बी सी डी के लिए, देखो बेटा बी यह है सी और यह है डी, है ना बच्चा। अगर मैं कहूं कि इसके रेजिस्टेंस को, एक मिनट, इसके रेजिस्टेंस को बेटा छोटा, इसको मान लिया जाए, इसको मान लू मैं R/2, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4R/5, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4R/3, ठीक है। अब देखो इन तीनों का बेटा टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा बेटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने मान लिया थीटा, मान लिया मैंने इन तुम का टेम्परेचर डिफरेंस मैंने मान लिया डेल्टा टी मान लिया। तो हीट फ्लो रेट थ्रू बी कितना बोलोगे, बी का हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 डेल्टा टी बाई 4R। अब हीट फ्लो थ्रू सी, सी में देखो बेटा तो कहोगे टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस हीट फ्लो थ्रू डी, डी में देखो बेटा कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 5 डेल्टा टी बाई 4R होगा बच्चा, ठीक है। अब देखो तो अब कहता है कि C प्लस डी से, इसको कहा था बेटा क्या इसमें B और D को ऐड करो, B और D को ऐड करो तो बेटा, तो देखो B और D को अगर ऐड करोगे तो 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 4 2 हो जाएगा ना, और ये भी 2 है, इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन भी सही है। समझ में आया बेटा। तो इसमें ए बी सी डी में ए बी और डी सही है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 very large plates of same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surface and are at very high thermal conductivity. The first and the third are maintained at temperature 2T and 3T. Temperature of the middle plate क्या होगा, देख तो बच्चा, देखो बेटा कहता है एक प्लेट ये मान लो, एक प्लेट ये मान लो, एक प्लेट ये मान लो, बहुत बड़े बड़े प्लेट एक दूसरे के बहुत पास पास, ठीक है बच्चा। इसका टेम्परेचर है बेटा 2T और इसका है 3T, इसका टेम्परेचर T1 पूछा है। स्टेडी स्टेट में क्या कहोगे, जितना गेन उतना लॉस, है ना। तो देख बेटा कितना गेन कर रहा है, तो कहोगे यहां से गेन किया, तो इसके वजह से कितना गेन किया, तो लिखोगे सिग्मा इंटू ए 2T का पावर 4, है ना बेटा। इसके वजह से गेन किया, कितना गेन किया, प्लस सिग्मा ए 3T का पावर 4, है ना बेटा। जबकि लॉस जो करेगा वो दोनों तरफ से करेगा, दोनों तरफ से, ये लिए सिग्मा इंटू 2A इंटू T1 का पावर 4, सिग्मा सिग्मा सब में कैंसिल करो, तो क्या हो गया बच्चा 2 का पावर 16 हो गया ये, और ये हमारा हो जाएगा बेटा 81 इक्वल टू 2T1 पावर 4। समझ गए, T1 निकल गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है इसको।
6, 8, 9। 6 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, पैरेलल रेज of light of intensity I are incident on a spherical black body kept in surrounding at temperature 300 केल्विन। ठीक है बच्चा, सब कुछ दिया हुआ है। फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगा? देख बेटा, ऐसे कोई ब्लैक बॉडी, इस पे हमारा रेज गिर रही हैं, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन। इस टेम्परेचर निकालना है बेटा T1। तो देख बेटा, ये एनर्जी गेन कर रहा है, कहां से? तो कहोगे यहां से गेन कर रहा है। तो देखो बेटा, इसके गेन के लिए, इस वाले गेन के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये गेन किया, ठीक है, प्लस देखो बेटा इस सराउंडिंग से भी गेन करेगा। इससे कितना गेन करेगा? छोड़ो, जितना यहां से गेन किया बेटा उतना ही लॉस करना चाहिए। तो सराउंडिंग में लॉस के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो? ये लिखते हो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा एरिया इंटू T1 पावर 4 माइनस T0 पावर 4। ठीक है बेटा, अब ध्यान दे, आई इंटू एरिया में बेटा, ये एरिया वो एरिया होता है जो एरिया लाइट के परपेंडिकुलर हो। तो अगर लाइट ऐसे गिरेगी तो इस स्फीयर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा। ये एरिया बेटा ये तो चारों तरफ से ही मीट करेगा, चारों तरफ से मीट करने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T1 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आई गिवन है, T1 निकाल लो। समझे? डेल को पूछना है 5। देखो बेटा, 5 पूछने के लायक नहीं है बेटा, एक सीरीज एक पैरेलल है। 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा कि an incandescent bulb has a thin filament of tungsten that is heated to a high temperature, मैं पढ़ लेता हूं खुद ही, bypassing current। देखो बच्चा, इस सवाल का एक इंपॉर्टेंट लाइन, द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक अप एट अ रैंडम लोकेशन आफ्टर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ऑपरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन। ठीक है बेटा, ध्यान दे, शुरुआत में ये वायर ऐसा है बेटा, शुरुआत में ये वायर हमारा ऐसा है, फिलामेंट का वायर, एकदम मान लो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल। लेकिन कुछ देर के बाद इसमें जो इवेपोरेशन होगा बेटा, वो इवेपोरेशन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये कहीं पतला कहीं मोटा हो जाएगा बेटा। तो देख ऐसा हो जाएगा कुछ, ये ऐसा हो जाएगा, ये कहीं पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कहीं इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है बच्चा, अब कहता है वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। पहला, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। कहता है बेटा इस पूरे फिलामेंट में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। देखते हैं बेटा, ये तो कन्फर्म है बच्चा कि इस पूरे में करंट सेम जाएगा। बेटा बोल, पूरे में करंट सेम जाएगा ना, तो फिर थर्मल पावर क्या लिखेंगे? थर्मल पावर लिखेंगे बेटा आई स्क्वायर आर,
लिखेंगे ना। तो अब सोचो बेटा, जिस जगह का एरिया कम हो जाएगा, जिस जगह का एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका हीट डेवलप ज्यादा होगा बेटा। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में हीट डेवलप ज्यादा होगा, इस वाले पोर्शन में हीट डेवलप कम होगा। जहां ज्यादा हीट डेवलप होगा वहां ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। बी देखो, रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेज विद टाइम। बोल बेटा, किसी भी क्रॉस सेक्शन में अगर इवेपोरेशन होता गया तो एरिया घटता गया, एरिया घटता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया बेटा। बी गलत। सी देखो, द फिलामेंट इमिट मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर इट ब्रेकअप। जब ब्रेक करेगा टूटने से पहले तो टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो वेन्स लॉ के अनुसार लैम्डा कम होगा, जब लैम्डा कम होगा बेटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सही बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा सही हो गया। डी देखो, फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर। क्वेश्चन में कहा था ना कि वोल्टेज कांस्टेंट है एंड पावर इज वी स्क्वायर बाई आर, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर घटेगा ना, तो डी भी हमारा सही है। ठीक है, आगे चलो। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, a metal is heated in a furnace where sensor is kept above the metal surface to read the power radiated by metal. The sensor has scale that displays log 2 P by P naught, where metal surface is at temperature of 487 degrees centigrade. कहता है बेटा, जब टेम्परेचर 480 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंसर शोज ए वैल्यू ऑफ 1, सेंसर हमारा 1 शो किया वैल्यू। Assume that emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displaced by a sensor when the temperature of metal surface is raised to 2767? कहता है 2767 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा डिटेक्ट। तो बेटा इसको केल्विन में कर, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273। 273 में यहाँ 13 ऐड करना पड़ेगा ना रे, 13 ऐड करेंगे तो 500, 500 और 13 माइनस करो 270, तो ये हो गया बेटा 760 केल्विन। ठीक है बेटा, इसमें देखो 2767 है ना बेटा, इसमें 33 ऐड होगा है ना, 33 ऐड होगा तो हो जाएगा ये 2800, 2800 और 2000 वहां से आया 3000 हो गया, 3000 में और 240 ऐड करो तो 3240 केल्विन। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना हो गया केल्विन में। अब देखो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है साउंड, 3060 होगा। दो 273 सही बोला, हाँ 3060 होगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, 487 273 7 3 10 16, ये ठीक है, और ये 2767 273 7 3 10 7 6 13 1 14 27 2 29 3040 होगा बेटा, 3040 होगा। ठीक है बेटा, अब चलो, कहता है इसमें क्या आया था बेटा, द सेंसर डिस्प्लेस द यूनिट log 2 P by P naught। तो देख दो log बेस 2 P अपॉन P naught, आखिर क्या होगा देखते हैं। पावर P रेडिएटेड बाय मेटल, और P naught हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, तो पावर रेडिएटेड बाय मेटल क्या लिखोगे, लिखोगे log बेस 2 P by P naught, कितना होगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4, इसका मतलब T टू द पावर 4 C मान लो,
टी पावर 4 बाई पी नॉट। ठीक है बेटा, है ना। इसको माना गया 1 यूनिट, तो कितना लिखोगे, log 2 कांस्टेंट टी का पावर 4 760 का पावर 4 बाई पी नॉट। इसको माना गया मान लो x, ये मान लो आता है बेटा x, इसको मैंने मान लिया x, तो x का वैल्यू दिया है 1, तो फिर इसके अनुसार क्या होगा, तो कहोगे इसके अनुसार करेंगे अगर तो log 2 ये हो जाएगा बेटा 3040 का पावर 4 कांस्टेंट डिवाइड बाई पी नॉट, तो ये हो गया बेटा log c 3040। इसका देखो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा ना, इसका मतलब हो गया बेटा ये 4 4 4 इंटू c इंटू 4 इंटू 760 का पावर 4 डिवाइड बाई पी नॉट। ठीक है बेटा, समझा। तो अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे 4 सॉरी ये हो गया बेटा 4 इंटू 760 का पावर 4 है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा 760 का पावर 4 आया, इसका मतलब यहां से 4 अगर बाहर निकालोगे बेटा तो कितना बाहर निकलेगा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा x प्लस log 2 4 का पावर 4, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो 2 का पावर 8, तो 8 आ जाएगा बेटा यहां से, तो x का वैल्यू 1 था बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा 9। समझे। आगे चलो 10 नंबर सवाल। A human body has the surface area of approximately 1 मीटर स्क्वायर। कहता है बेटा ह्यूमन बॉडी का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर एरिया माना, एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है। अब आगे कहता है बेटा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 10 केल्विन है। फिर कहता है एबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर टी नॉट, टेक रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, फॉर टी नॉट इक्वल टू 300 केल्विन सिग्मा टी नॉट का वैल्यू दिया है 460। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देख बच्चा, पहला ऑप्शन, if the surrounding temperature reduces by delta T, then to maintain the same body temperature the human body needs to radiate इतना more power per unit time। देख बेटा, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर घट जाए तो उतने ही टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नीड्स टू रेडिएट इतना एक्स्ट्रा मेंटेन करेगा, है ना। देखो बेटा दस नंबर सवाल में सराउंडिंग का टेम्परेचर सी नॉट हमारा हो गया बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर, है ना, और बॉडी का टेम्परेचर इससे 10 केल्विन ज्यादा। सिग्मा टी नॉट 4 का वैल्यू दिया है 460। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा घट गया थोड़ा सा, देन टू मेंटेन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, then to maintain the same body temperature the same human being needs to radiate इतना more energy per unit time। ठीक है बेटा, अब सोचो, अब कहते हो बेटा ये बॉडी हो गया, है ना बेटा, बॉडी। ठीक है, अब सोचो रे, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर घट गया, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर घट गया बेटा, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना। डिफरेंस ज्यादा होगा बेटा तो फिर ये ज्यादा रेडिएट करेगा, है ना, ज्यादा रेडिएट करेगा।
इसका मतलब पहले के मुकाबले में वो ज्यादा एनर्जी करेगा रेडिएट, तो ज्यादा एनर्जी करेगा रेडिएट, तो अपने बॉडी को सेम टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए जब वो ज्यादा रेडिएट कर रहा है बेटा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए ना। तो क्वेश्चन में लिखा है और ज्यादा रेडिएट करेगा, गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत इसलिए है कि बॉडी को सेम टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बेटा, है ना। अब देखो बी वाले में, रिड्यूसिंग द एक्सपोज एरिया ऑफ द बॉडी allows human to maintain the same body temperature। सही बात बेटा, है ना। ठंड के मौसम में हम लोग सिकुड़ना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाता है। बोलो, एरिया कम होने से रेडिएशन कम होगा। बोलो बच्चा, बात समझा? एनर्जी लॉस हमारी कम होगी। सी, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइज सिग्निफिकेंटली, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, देन पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी वुड शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ। गलत ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा ना। डी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय द बॉडी इन द 1 सेकंड इज क्लोज टू 60 जूल। कहता है 1 सेकंड में लगभग 60 जूल के बराबर है। भाई वहां तो 460 लिखा है बेटा, है ना। आगे चलो, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, assuming that sun to be a spherical body of radius r at temperature T Kelvin, evaluate the total radiant power incident on earth at a distance r from the sun। देख बेटा, सन चारों तरफ एनर्जी इमिट किया, कितना इमिट किया? Q। तो Q कितना इमिट किया? सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सन का पावर 4। ठीक है। अब देखो ये हमारा बेटा इतनी दूरी आर की दूरी, तो इतनी दूरी पे अगर इस स्फीयर चूज किया जाए तो कहोगे ये वाली एनर्जी इस पूरे स्फीयर में फैल रहा है, तो इस पूरे स्फीयर में फैल रहा है, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया लें तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, पावर हमारा यही क्यू है, पावर हमारा यही क्यू है। करो बेटा इससे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा टी एस पावर 4 इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे 4 पाई कैंसिल। अब कहोगे बेटा ये इंटेंसिटी इतना, तो सनलाइट अर्थ पे गिरी बेटा ऐसा, सनलाइट अर्थ पे गिरी ऐसा, और ये हमारा अर्थ, इस पे कितना गिरेगा पावर? तो कहोगे पावर इंसिडेंट कितना? इंटेंसिटी इंटू एरिया। कैसा एरिया? तो नॉर्मल एरिया। तो इस इंटेंसिटी का नॉर्मल एरिया ये ना हुआ, तो कहोगे सिग्मा टी एस पावर 4 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया। कितना एरिया, कितना दिया रेडियस? आर नॉट, तो हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 तो बता दिया बेटा, आगे बढ़ो ना 5 नंबर तक। थ्री पार्ट नहीं दिया था? ओके ओके ओके, हाँ सही याद आ गया, 3 पार्ट 2 नहीं दिया था मैंने। अब निकालो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में सेक्शन सी और डी करना है डिस्कस ना। ए और बी हो चुका है डिस्कस, ए और बी हो चुका है डिस्कस। ठीक है, निकालो। पार्ट 1 C5 पूछना है, और C6, C5 C6 C2 C4 C5 C6। ओके देखो भाई, C2 कहता है बेटा इफ यू हैव
2 microfarad capacitors each capable of withstanding 200 volt without breakdown. कहता है how would you assemble a combination having minimum number of capacitance and to give equivalent capacitance which is capable of 1000 volt. कहता है बेटा 1000 वोल्ट बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी. How would you assemble a combination having minimum number of capacitance and give equivalent capacitance. एक बार कहता है 0.4, एक बार कहता है 1.2, है ना बेटा. ठीक है, तो देखो बेटा 2 माइक्रोफैराड का तुम्हारे पास कैपेसिटर है बच्चा, है ना. तो बोलो तो अगर एक कैपेसिटर तुमने लगाया 2 माइक्रोफैराड का, तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि तुम इसके क्रॉस 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं लगा सकते, है ना. तो अब सोचो बेटा अगर मैं एक कैपेसिटर और लगा दूं तो अब कितना बर्दाश्त कर सकते हो. तो 200 प्लस 200 अब 400 कर सकते हो बर्दाश्त. अब कितना कर सकते हो 600, 800, 1000, है ना बेटा. अब तुम कहोगे इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस हम 1000 वोल्ट लगा सकते हैं बच्चा. तो देखो यहाँ और यहाँ के बीच में अगर तुम 1000 वोल्ट लगा सकते हो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों हमारा सीरीज में है. तो कितना हो गया 2/5 0.4 हो गया ना बेटा, है कि नहीं. अगर 1.2 चाहिए तो ऐसे ऐसे दो और लगा दो पैरेलल में तो 1.2 हो जाएगा. समझ गए. एक मिनट रुको बच्चा, आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट. ये सबको समझ में आ गया बेटा. 2 2 2 2 2 कर दिया तो 2/5 हो गया, 0.4 हो गया. अगर मेरे को 1.2 चाहिए तो बेटा ऐसे ऐसे दो ब्रांच और लगा दो बेटा, यहाँ पैरेलल में हो जाएगा 1.2. अब देखो C4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर C4 में C4 कहता है टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B as shown in the figure to be 100 volt. B वाले पॉइंट का मान लो 100 वोल्ट. फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट C and D. क्या पूछे हो बेटा, देखो तो. ये है बेटा 200 वोल्ट. इस पॉइंट का पोटेंशियल कहता है 100 वोल्ट मान लिया. ठीक है, तो ये पॉइंट का 100 वोल्ट, ये पॉइंट हो गया बेटा 300 वोल्ट. 200 हाई, ऊपर हमारा क्या क्या है देखो, एक 60 है, एक 30 है. ये 60 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 20 है. समझा रे. तो गौर करो, साफ दिखेगा तुमको कि रेशियो बराबर है. रेशियो बराबर है इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. इसका मतलब बेटा ये C वाला पॉइंट और ये D वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना. और ये दोनों बेटा सीरीज में है. इसका मतलब जो भी होगा इसके ऊपर चार्ज सेम होगा बच्चा, चार्ज सेम होगा ना.
तो क्या कहोगे इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो कहोगे Q बाई 60 प्लस इसमें कितना डिफरेंस Q बाई 30 होगा, तो बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 200। इसका मतलब Q इक्वल टू 200 इंटू 60 इंटू 30 बाई 60 प्लस 30, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 20 टाइम्स, तो कितना हो गया, ये हो गया 4000। इसका मतलब इसका बोला अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बोल दें तो V कितना होना चाहिए Q बाई 30 होगा रे, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक ही होगा चलो, तो ये हो गया 400 बाई 3 वोल्ट होगा रे, ये हो गया 400 बाई 3 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल, सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोलोगे, ये वाला वोल्टेज और प्लस इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 बाई 3 वोल्ट होगा, और जितना पोटेंशियल सी का होगा उतना ही डी का होगा। बोलो बेटा, कहोगे ना ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसका मतलब V एट सी माइनस 100 इक्वल टू Q बाई सी, और Q बाई सी कितना है 400 बाई 3, पुट कर लिया, ठीक है। C5 देखो, कंसिडर द सिचुएशन शो इन द फिगर, the switch S is open for a long time and then again it is open for a long time and then closed steady state। देखो तो बच्चा क्वेश्चन नंबर C5, C5 में जब स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है तो ये 2C, ये 2C, ये C और ये सेल, ठीक बेटा। तो देखो अभी हमारा सारे कैपेसिटर सीरीज में है, सारे कैपेसिटर सीरीज में है, सब पे चार्ज बराबर जाएगा, है ना बेटा, सब पे चार्ज बराबर होगा, कितना होगा, तो कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, तो कहोगे सबका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 और पोटेंशियल डिफरेंस जाए तो C/2 जाए। अब देखो, अब कहो स्विच क्लोज कर दिया, अब स्विच क्लोज कर दो, अब स्विच क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, देखो बच्चा अब ये हो गया, है ना, सुनना गौर से, तो देखो बेटा ये दोनों सीरीज में ना, ठीक है, और इन दोनों के क्रॉस देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, है ना बेटा। अरे यहाँ का पोटेंशियल V मान ले तो यहाँ भी होगा ना बेटा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, चार्ज 0 खत्म। अब सोचो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो गया, तो इसका इसके बराबर हो गया, तो इस पे कितना चार्ज, इस पे हो जाएगा C जाए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एकदम गौर सुनना, देखो बच्चा ये बैटरी का प्लेट जो है बेटा, ये बैटरी का प्लेट अगर किसी को चार्ज दे सकता है तो किसको दे सकता है, सिर्फ इसको, बोलो बेटा, और कहीं से वो कनेक्ट नहीं है ना। तो देख बेटा इस पे पहले कितना चार्ज था C/2, C/2, अब कितना हो गया C, इसका मतलब बैटरी ने इसको कितना चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया C/2, इसको चार्ज दिया C/2 होगा बेटा, ये बात समझा। अब देखो जितना यहां से गया बेटा उतना यहां से भी जाएगा, जितना यहां से गया उतना यहां से भी जाएगा, बोलो बेटा ये दोनों होगा C/2,
लूप में सेम रहेगा ना, ठीक है। अब आगे सुनो, इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज था बेटा, इस पे चार्ज 10/2 है ना बेटा, और अब कितना हो गया, इस पे देखो कितना हो गया, 0। जिस पे पहले था C/2 उस पे हो गया 0। इसका मतलब वहां से C/2 बाहर निकल गया, इसका मतलब यहां से निकल के कितना बाहर, C/2 है ना बच्चा। इसका मतलब यहां से भी हो गया C/2, यहां से भी हो गया C/2, ठीक है। अब देखो यहां से आया C/2, यहां से आया C/2, इसका मतलब इसमें कितना गया, इसमें गया C/, बोलो बात समझ में आ गई बच्चा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो पहले का आंसर, पहला कहता है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, निकल गया C/2। दूसरा कहता है बेटा फाइंड द चार्ज थ्रू स्विच S B to A, B से A कितना गया, तो A से B गया C/, तो B से B, तो B से A गया -C/। अब देखो सी में फाइंड द वर्क डन बैटरी, बैटरी कितना वर्क डन किया, तो C/2 इंटू साई। चौथा फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर सिस्टम, सिस्टम का एनर्जी स्टोर का चेंज, पहले का एनर्जी निकाल लो, बाद का एनर्जी निकाल लो और डिफरेंस कर लो। फाइंड द हीट डेवलप्ड, तुम्हारे पास है इक्वेशन, W एक्सटर्नल प्लस W सेल बराबर डेल्टा U प्लस H। आगे बोलो, बी वाला फिर से बोलता है चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच फ्रॉम B to A, B से A कितना फ्लो किया, तो A से B कितना फ्लो किया C/, तो B से A करेगा -C/। डी में आ जाओ, D6 D8, देखो बच्चा D6 D8, D6 में, अच्छा D5 भी है, D2 भी है, ओहो देखो भाई D2 कहता है कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन ए क्लोज सर्किट with a resistance 10 power 7 ohm, an open key and a cell of 2 volt with negligible internal resistance। देख बच्चा, एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, रजिस्टर 10 का पावर 7 ओम, एक स्विच और एक सेल, ये सेल 2 वोल्ट का, ये एस। When the key is switched on at time t equal to 0, t बराबर 0 पे पूछा है, द टाइम कांस्टेंट क्या होगा, वो तो हमेशा होता है RC। बी चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फुल चार्ज Q बराबर CV। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में टाइम टेकन टू डिपॉजिट इक्वल टू हाफ ऑफ द चार्ज, फॉर्मूला लगाओ। सेकेंड पार्ट में इफ आफ्टर कंप्लीटली चार्जिंग द कैपेसिटर सेल इज सर्टेड बाय 0 रेजिस्टेंस एट टाइम t इक्वल टू 0, फुल चार्ज करने के बाद इसको हटा दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने बोल रहा है तो फिर क्या हो गया, डिस्चार्जिंग। फिर डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओ बेटा, D3। देखो बेटा D3 में a capacitor of capacity 200 microfarad is connected across a battery of EMF 10 volt through a resistor of 40 kilo ohm for 16 seconds. The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on capacitor 16 seconds after the battery is disconnected? देख बच्चा, अगर CV निकाल के देख इसका टाइम कांस्टेंट है ना, निकाल लोगे, कहता है 16 सेकंड में कितना चार्ज हुआ, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा के चार्ज निकालो, फिर 16 सेकंड में कितना डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओ, पहले चार्जिंग का फिर डिस्चार्जिंग का। अब देखो D5 में, D5 अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा सीखो इसको। ये A और ये B,
ये सी और ये डी। सवाल कहता है बेटा ए वेरिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द क्लम्प ए बी सच दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स वैरीज एज सो इन द फिगर बी। देखो बेटा ये जो ग्राफ दिया है ना, ये जो ग्राफ दिया है बेटा, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना बेटा, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा प्लॉट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द क्लैम्प सीडी। सीडी पे कितना होगा वोल्टेज, ठीक है बेटा। देखो तो देखते बेटा एसी का वोल्टेज कितना होगा। अगर कहेंगे इस पे चार्ज अगर क्यू है, इस पे चार्ज अगर क्यू है बेटा, तो क्यू बराबर सी इंटू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर होगा बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा अगर इसमें करंट आई है तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो कैपेसिटेंस तो बेटा कांस्टेंट है, इसका मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज का स्लोप, बोलो बेटा सी इंटू स्लोप, सी इंटू स्लोप होगा बेटा, ठीक है। तो अब सोचो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, यही ना है वोल्टेज अक्रॉस सीडी, है ना बेटा। इसको क्या लिखोगे, आई इंटू आर, क्या कहोगे प्रोपोर्शनल टू स्लोप, है ना बेटा। शुरुआत में कितना, जीरो स्लोप, इसका मतलब ये भी सीडी वर्सेस टाइम कहोगे टी नॉट टाइम तक ये जीरो रहेगा, ठीक है। फिर देखो बेटा स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कांस्टेंट, पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट स्लोप तो कांस्टेंट करंट, बोल बच्चा, ठीक है। फिर कहोगे देखो जीरो स्लोप, जीरो स्लोप तो जीरो करंट, है ना बेटा, ठीक है। फिर कहोगे नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप कांस्टेंट तो नेगेटिव करंट कांस्टेंट, है ना बेटा। यहाँ स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, बात समझ गए। अब चलो D6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर D6। D6 कहता है बेटा a capacitor of capacitance C is charged by a charge Q naught at t equal to 0 connected to a battery हमें V resistance R. Find the charge on capacitor at time t। क्या दिक्कत बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, t is equal to टाउ ln Q नॉट, Q मैक्सिमम था ना हमारा ये, Q मैक्सिमम माइनस Q इनिशियल बाई Q मैक्सिमम माइनस Q फाइनल, तो इक्वल टू टाउ, टाउ क्या हो गया बेटा RC ln ऑफ मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा बेटा CV माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइड बाई CV माइनस Q फाइनल, इससे निकाल लो Q फाइनल, ठीक है बेटा। D7 फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए, पॉइंट ए एंड बी का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टेडी स्टेट। सबसे अच्छी बात यह है स्टेडी स्टेट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर D7 कहता है ऊपर हमारा 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, नीचे हमारा 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, A1 है, फिर नीचे 3 माइक्रोफैराड, फिर नीचे 1, फिर रेजिस्टेंस सेल रेजिस्टेंस, ठीक 100 वोल्ट। सवाल कहता है ए और बी का
पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, है ना बच्चा। तो देखो बेटा ये दोनों है पैरेलल में, तो इसको हटाओ और एक कर दो 6, इसको हटाओ, इसको कर दो 2, बी पॉइंट अभी भी यहीं पे है, ए पॉइंट अभी भी यहीं पे है ना बेटा। स्टडी स्टेट में देखो कहीं से भी करंट जाने का रास्ता नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बेकार है। स्टडी स्टेट मतलब रेजिस्टेंस बेकार हो गया, करंट जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो मान ले क्यू चार्ज, अब लूप में घूम जाओ, क्या लिखोगे यहां से आया तो माइनस क्यू बाई 6 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 100 इक्वल टू 0। क्यू निकल गया, ठीक है बेटा, क्यू निकल गया। अब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्यू बाई 6 बन गया बेटा। ठीक है, चल बाकी कल करते हैं डिस्कस, है ना बच्चा। तुम आगे काम करोगे और हीट ट्रांसफर में, एक मिनट रुको, एक मिनट, आगे बढ़ो बेटा। आगे बढ़ोगे तो होमवर्क में हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लोगे, ठीक है। और कैपेसिटेंस में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई कर लोगे, ठीक है। इतना ही होमवर्क है।